हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव वीडियो लेकर आए हैं। ऑब्जेक्टिव जिसमें सभी चैप्टर से हैं, जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा हुआ भी है और इस बार भी एग्ज़ाम में कंफर्म है कि इसी से एकदम आएगा। जितने भी अर्थशास्त्र के क्वेश्चन हैं गारंटी के साथ कह रहे हैं जितना इसमें है उससे ज़्यादा एक भी नहीं पूछेगा। इसलिए आप लोग एक बार विश्वास करके इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट जरूर देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कॉपी में नोट करने के लिए। अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स से एक भी क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। चलिए देने करते शुरू करते हैं। और देखिएगा इधर साइड में जो रहेगा, इधर जितना भी क्वेश्चन है पूछा हुआ रहेगा, कोई ईयर में पूछा हुआ ज़रूर रहेगा। इस बार गारंटी है कि इसी से ज़रूर आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कराइन में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? और देखिए 2018, 2019, 2014 में पूछा हुआ है। तो कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो किस में है? तो भारत में। किस में? भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? अभी देखिए पूछा हुआ है। करेक्ट, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो किसको? कृषि क्षेत्र को। और द्वितीय क्षेत्र किसको कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र को बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र बोलते हैं सेवा क्षेत्र को। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ये भी देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई थी। जवाहर रोजगार योजना जो है कब लागू हुआ था? तो 1989 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ये भी देखिए पूछा हुआ है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है कब हुआ था? तो 1952 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग लाया गया था? कौन सा आयोग बना है? तो कौन सा आयोग है? नीति आयोग। नीति आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन था? तो कौन था? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा था? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। वो कौन सा देश कहलाएगा जिसका राष्ट्रीय आय क्या होगा? अधिक होगा। क्या बोलेंगे? तो विकसित। कौन देश कहलाएगा? विकसित। अभी देखिए कितना बार पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? नीति आयोग योजना आयोग को भंग करके जो नीति आयोग कब हुआ था? 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? किसको बोलते हैं? बिहार को। पिछड़ा राज्य किस कहते हैं? बिहार को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन जो है योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं तो कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो किसको? औद्योगिक क्षेत्र। किसको बोलते हैं? औद्योगिक क्षेत्र। पहला बोलेगा तो कृषि क्षेत्र, दूसरा बोलेगा तो औद्योगिक क्षेत्र और तीसरा बोलेगा तो सेवा क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में जो वित्तीय वर्ष किसे कहते हैं? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च को बोलते हैं वित्तीय वर्ष। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय जो सबसे ज़्यादा है? ये देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ ये सब क्वेश्चन है। तो किसका होता है? तो गोवा का प्रति व्यक्ति सबसे ज़्यादा किसका है? गोवा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के पूछ रहा है किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो किसका है? पटना का। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? दादा भाई नौरोजी जो थे सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाए थे, लेकिन कब लगाए थे? तो 1968 में। कब लगाए थे? 1968 में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत इनमें से किसे शामिल किया गया है? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत जो है इनमें से किसको शामिल किया गया है? तो आय कर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2008-2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो 25,494। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? तो सहज है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, इनमें सभी है। तो इनमें सभी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करम मुद्रा के कार्य हैं। मुद्रा के जो है कौन सा कार्य है? तो माध्यम, मापक, संचय, भुगतान। तो संचय भी है, भुगतान में, माध्यम भी, मापन भी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो मुद्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साख का आधार क्या है? विश्वास या भरोसा? विश्वास या भरोसा या लील लौटाने की क्षमता, ये भी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन विधिग्राह मुद्रा है? विधिग्राह मुद्रा है तो 10 रुपये का नोट। एटीएम का अर्थ है तो स्वचालित टेलर मशीन। स्वचालित टेलर मशीन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? गैर संस्थागत जो है वित्त प्रदान करने वाला सबसे जो है लोकप्रिय साधन कौन सा है? तो महाजन। कौन सा है? महाजन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? भारत में कितने जो है राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 19। निम्नलिखित में संस्थागत वित्त का साधन कौन सा है? संस्थागत वित्त का साधन कौन सा है? तो व्यावसायिक बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है वो कब हुआ था? तो 1969 में। कब हुआ था? 1969 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे भी देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। भारत में वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत में वित्तीय राजधानी जो है किस शहर को कहा जाता है? ये देखिए कितना बार पूछा हुआ है। तो भारत में वित्तीय राजधानी किस शहर को कहते हैं? तो मुंबई। किसको बोलते हैं? मुंबई। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन संस्थागत वित्त का साधन है? संस्थागत वित्त का साधन है। निम्नलिखित में कौन जो है संस्थागत वित्त का साधन है? तो व्यावसायिक बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है कब हुआ था? तो 1935 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1904 में प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? तो 196। राज्य में कार्यरत केंद्रीय व्यवसाय कार्यरत कितनी है? तो 25। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना था? हस्तांतरित विषय जो है कब बना था? तो 1919 में बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो कौन सा है? तो भूमि विकास बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है? तो किसके रूप में उभर रहा है? महाशक्ति किसके रूप में उभर रहा है? तो सॉफ्टवेयर के रूप में। सॉफ्टवेयर के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरेगा के अंतर्गत मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई है? तो कम से कम कितना? 100 दिनों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारण इनमें से कौन बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य है तो बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें सभी। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी जो है क्या बीमारू राज्य है? इनमें सभी जो है बीमारू राज्य हैं। BI से बिहार हो जाएगा, M से हो गया मध्य प्रदेश, MA से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान, U से उड़ीसा। U से क्या हो जाएगा? उड़ीसा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
कह रहा कौन बीमारू राज्य नहीं है, कौन बीमारू राज्य नहीं है, देखिए बहुत बार पूछ लिए हैं। कौन नहीं है तो कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किसको बोलते हैं हम लोग द्वितीय क्षेत्र? तो उद्योग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें सभी। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? तो इनमें से स्रोत क्या है? तो बोलेंगे तो इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2 वर्गों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत राज्य है, भारत राज्य है तो कृषि प्रधान राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है। मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक इनमें से कौन नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं बल्कि सब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक दृष्टि से विकास का दूसरा क्षेत्र कौन सा है? तो औद्योगिक क्षेत्र। आर्थिक विकास तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी सेवा सरकारी है? कौन सी सेवा जो है सरकारी है? तो बैंकिंग। कैसा है? बैंकिंग। कौन सी सेवा जो है गैर सरकारी है? तो गैर सरकारी कहेगा तो मॉल सेवा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड, फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, संगसम, इनमें सभी। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? कौन जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? कौन नहीं है? तो पार्ले एंड टाटा। पार्ले एंड टाटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कब हुआ था? तो 1995 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन कौन सा है? प्रमुख घटक कौन कौन सा है? मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन है? इनमें सभी है तो कोई नहीं हो जाएगा। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन नहीं है? तो इनमें सभी है तो कोई नहीं हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नई आर्थिक नीति जो है इसमें किसको सम्मिलित नहीं किया गया है? तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था को शामिल किसे किया? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को शामिल किया गया। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को शामिल किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्वीकरण के मुख्य रूप से कितने अंग होते हैं? ये भी देखिए कितना बार पूछा हुआ है। तो वैश्वीकरण के मुख्य रूप से 5 अंग होते हैं। सॉरी 4 अंग। 5 रहेगा तो 5 रहेगा, लेकिन 4 अंग होते हैं, मुख्य रूप से 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो कौन हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि करता है कौन? RBI। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था? तो कौन ने खरीदा था? तो कोका कोला ने खरीद लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूरसंचार सुविधा नहीं है। दूरसंचार सुविधा जो है किसमें नहीं है? तो संवाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, तीन में सभी। तो प्रयुक्त क्या हो जाएगा? सभी। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण का जो है अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, ये सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वर्ण आभूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता पुरापत्र चिन्ह होना आवश्यक है? तो इसके लिए हॉलमार्क के। सोना के लिए क्या हो जाएगा? हॉलमार्क। और खाने वाली वस्तु के लिए क्या हो जाएगा? ISI। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत में सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो अक्टूबर 2005 में। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा जो है कब हुई थी? तो 1986 में। कब हुआ था? 1986 में। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। 15 मार्च को। ये सभी देखिए कितना है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। तो 15 मार्च को।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता को शिकायत करना चाहिए। तो किसमें करेगा? तो राज्य आयोग में। किसमें करेगा? राज्य आयोग में। और 20 लाख से कम रहेगा तो जिला आयोग में, 1 करोड़ से अधिक रहेगा तो राष्ट्रीय आयोग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोने की आभूषण की प्रस्तुरता की पहचान के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया गया है? तो हॉलमार्क का। किसका उपयोग करते हैं? हॉलमार्क का। और खाने वाली रहेगा तो एक मार्क का, ISI। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉलमार्क का शब्द चिन्ह लोगों किस वस्तु गुणवत्ता के लिए किया जाता है? हॉलमार्क का जो उपयोग हम लोग किसको करते हैं? सोने के आभूषण के लिए। हॉलमार्क का उपयोग करते हैं सोने के आभूषण के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने की आवेदन शुल्क कितना है? तो इनमें से कोई नहीं, कोई शुल्क इसका नहीं है, निःशुल्क है। निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का अधिकार जो है वह किस प्रकार का अधिकार है? तो वैधानिक। क्या है? वैधानिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1800114000, 1800114000। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वैधानिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1993 में। सूचना प्राप्त करने का माध्यम है। सूचना प्राप्त करने का माध्यम है। क्या है? कंपनी। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।